नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा विषय है वह आपका सेक्शन 194 जे को लेकर है। 194 जे टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। यह बहुत ही रिलीवेंट विषय है और यह मान के चलो कि इस वीडियो के बाद मेरे किसी व्यूअर को, मेरे सीए फाइनल के बच्चे को, मेरे जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको 194 जे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो को लेकर जा रहा हूं और इसमें मैं आपका कवर करूंगा नोटिफिकेशंस, एग्जाम्पल्स, सर्कुलर्स, सभी के सभी मैं कवर करूंगा 194 जे को लेकर। और इतना डिटेल में 194 जे को लेकर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 194 जे टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज पेड टू रेसिडेंट ओनली। ये सिर्फ एप्लीकेबल तब होगा जब ये रेसिडेंट को पे किया जाएगा, तब 194 जे में टीडीएस काटा जाएगा। यदि ये नॉन रेसिडेंट को पे किया जाएगा तो 195 में टीडीएस एप्लीकेबल होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि टीडीएस कब काटा जाएगा। टीडीएस कब काटा जाएगा? टीडीएस काटा जाएगा जब कहीं भी एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अब इसमें जो एनी पर्सन, इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के, बट इसमें कौन से इंडिविजुअल और एचयूएफ आएंगे? मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि ऑडिट के क्राइटेरिया को इंक्रीज हो गया, तो ये सेम उसी का रिपीटेशन है। आप ये समझ के, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डील किया था, बट ये आप समझ के रखिए, इसमें वो इंडिविजुअल और एचयूएफ आएंगे जिनका टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस एक्सीड्स ₹1 करोड़ एंड ग्रॉस रिसीट इन केस ऑफ प्रोफेशन एक्सीड्स ₹50 लाख। यदि ये 1 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है किस साल में? इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर को है उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में यदि टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है और ग्रॉस रिसीट 50 लाख से अधिक है, तब वो इस एनी पर्सन के अंदर में आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं आएगा। इसके अलावा जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है बिजनेस वाले केस में, और प्रोफेशनल वाले केस में 50 लाख से कम है, उसके लिए 194 जे कवर नहीं है। देखिए, मैं फिर से करता हूं। कब टीडीएस काटेंगे? जब वो पे करते हैं। क्या पे करते हैं? फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विस के अंदर में क्या आता है? सीए का आ गया, लॉयर का आ गया, डॉक्टर का आ गया, आर्किटेक्चरल आ गया, ये सभी के सारे प्रोफेशनल में आते हैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर टेक्निकल नेचर। मैं डिटेल में प्रोफेशनल, टेक्निकल, रॉयल्टी में सभी को डील करूंगा। अब आपका एक आ गया रॉयल्टी, और क्या आएगा इसके अंदर में? रॉयल्टी। आप यदि प्रोफेशनल सर्विस के लिए पे करते हो, टेक्निकल सर्विस के लिए पे करते हो, रॉयल्टी के लिए पे करते हो, तो सारे के सारे कवर्ड होंगे 194 जे में। अब एक क्या है? एनी सम रेफर टू इन सेक्शन 28(5)(a)। ये 28(5)(a) क्या होता है? 28 इज पीजीबीपी, तो 28(5)(a) के अंदर में दिया गया था नॉन कंपीटिंग फीस या नॉट शेयरिंग द कॉपीराइट, नो हाउ, पेटेंट। यदि उसको शेयरिंग नहीं करने के लिए एक फीस मिलता है तो वो 28(5)(a) में आता है। मैं इसको भी डील करूंगा। और एनी रिम्यूनरेशन और फीस और कमीशन ऑन व्हिच सेक्शन 192 इज एप्लीकेबल, सेक्शन 192 इज नॉट एप्लीकेबल टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। और जो डायरेक्टर का जो सिटिंग फीस होता है, डायरेक्टर का जो रिम्यूनरेशन होता है, जो 192 मतलब जो इंप्लॉय के रूप में कवर्ड नहीं होते हैं जो डायरेक्टर, और उसको जो सिटिंग फीस मिलता है उसके ऊपर 194 जे एप्लीकेबल हो जाता है। उसके ऊपर 194 जे एप्लीकेबल हो जाता है। जो मैंने क्या क्या कहा था? प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, 28(5)(a), और आपका आगे क्या आ गया? और आपका आ गया एनी रिम्यूनरेशन और फीस और कमीशन पेड टू द डायरेक्टर हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, और 192 इज नॉट कवर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ द डायरेक्टर एज अ रिम्यूनरेशन और सिटिंग फीस। मतलब डायरेक्टर का जो सिटिंग फीस हो गया वो इसके अंदर में आ जाएंगे। देखिए, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? पे टू रेसिडेंट ओनली, पे टू रेसिडेंट ओनली। और टीडीएस का रेट देखिए, बहुत अच्छा मतलब बहुत सारे इसमें रेट दिए हुए हैं। पहला रेट क्या है? 2% ऑफ द सम इन 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 केस ऑफ फीस
फॉर टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विस से जो रिलीवेंट फीस है उसके ऊपर 2% आएगा। अब ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया था? 194C के पैरिटी के लिए अमेंडमेंट लाया गया था। बहुत सारे कोर्ट के स्पेंडिंग थे, बहुत जगह जो एसएससी थे उनको बहुत जगह हरास किया जा रहा था, इसलिए फिनांस एक्ट 20 में अमेंडमेंट लाया गया था। इसको मैं डिटेल में डील करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखिए, तो मैंने क्या कहा, जो टेक्निकल सर्विस होते हैं उसके लिए आ गया 2%। तो क्या मैंने कहा, टेक्निकल सर्विस के लिए कितना आ गया? 2% है। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, जो 2% ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के ऊपर 2%। बट कौन सा रॉयल्टी? ये भी फिनांस एक्ट 20 में आया गया था। कौन सा रॉयल्टी? रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ अ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। जो भी फिल्म पब्लिश होते हैं, यदि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट होता है उसके ऊपर जो होगा, उसके ऊपर जो कंसिडरेशन ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, उसके ऊपर जो आएगा वो 2% आएगा। जैसे मान लीजिए आइनॉक्स ने एक फिल्म था डीडीएलए, उसके लिए पैसा दिया करण जौहर को, तो ये जो आइनॉक्स जो पे करेगा उसके ऊपर आपको वो किस लिए पे कर रहा है? फॉर द सेल, कंसिडरेशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। तो उसके ऊपर तो वो रॉयल्टी है और उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा 2%। ये भी आपका फिनांस एक्ट 20 में चेंज आया गया था। और क्या है, यदि कॉल सेंटर है, 2% ऑफ सम इफ पे इज इंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। आप जिसको पे कर रहे हो वो सिर्फ कॉल सेंटर के बिजनेस में इंगेज है, तब आपका टीडीएस का रेट 2% होगा। और नेक्स्ट क्या हो गया, 10% ऑफ सच सम इन अदर केसेस। और अदर केसेस में क्या होगा, अदर केसेस में 10% हो जाएगा। अदर केसेस में क्या होगा, अदर केसेस में 10% हो जाएगा। तो हमारा एक जनरल आइडिया है कि 194J में जो टीडीएस आता है वो 10% का होता है, बट ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। टेक्निकल फीस के ऊपर 2%, रॉयल्टी जो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म होता है उसके ऊपर 2%, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल और एग्जीबिशन ऑफ द सिनेमाटोग्राफिक फिल्म उसके ऊपर 2%, पर्सन हु इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर, यदि मैं उसके को पे करता हूं देन अगेन इज द यदि वो पे करता है तो देन अगेन 2%। पे इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ, जिसको पे किया जा रहा है यदि वो कॉल सेंटर के बिजनेस में इंगेज है तो उसके लिए 2%। और इन एनी अदर केस के लिए आपका 10% आ गया। इन एनी अदर केस के लिए 10% आ गया। अभी देखिए कब टीडीएस काटा जाएगा, कब टीडीएस काटा जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर ए टू डी, मतलब ए टू डी के लिए क्या था, ए टू डी के लिए लिमिट दिया हुआ 30,000 रुपीज। जैसे ही पेमेंट एक्सीड करता है 30,000 रुपीज तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने किसी एक सीए को हायर किया एंड फीस इज 25,000 रुपीज, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन सपोज कीजिए उसका मंथली फीस है 5,000 रुपीज, तो 5,000 इंटू 12 60,000 रुपीज हो गया, तो उसके ऊपर आपका टीडीएस आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट इज मोर देन 30,000 रुपीज। जैसे ही मैं उस सीए को, जैसे ही मैं सीए एडवोकेट को मैं पे करूंगा तो मुझे 10% टीडीएस काट के पे करना पड़ेगा। समझ में आया? देखिए क्या लिखा है, ₹30,000 for point A to D as mentioned above and no limit for point E that is remuneration to director। लेकिन डायरेक्टर को जो सिटिंग फीस दिया जाएगा वो यदि 2,500 रुपए का भी दिया जाए, 5,000 का भी दिया जाए, देयर इज नो मॉनेटरी लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ डायरेक्टर एज अ सिटिंग फीस। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये देखते हैं पहले क्या था, पहले जो टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर टीडीएस था 194J में वो 10% का था। फिनांस एक्ट 2020 ने इसको क्या किया, 2% कर दिया। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि किस बार के फिनांस एक्ट में क्या चेंज आया है, उसके लिए आप लोग मेमोरेंडम को रीड कीजिए, मेमोरेंडम टू फिनेंस बिल। ये क्या होता है, ये पार्लियामेंट में पेश किया जाता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्लियामेंटेरियन, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है। तो हम उसी पॉइंट को लेकर डील करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लाया गया था, ये जो रेट था ये रेट को रिड्यूस क्यों किया गया। देखिए क्या लिखा है, ये सिंपली बात है, पहले ज्ञान दिया गया कि 194J किसके लिए एप्लीकेबल होता है। अभी देखिए डिस्प्यूट क्या कहाँ था, डिस्प्यूट ये था जो टेक्निकल सर्विस इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल है। कितने बार क्या होते थे, जो एसएससी काटते थे वो 194C अप्लाई करते थे, और जो एओ है असेसिंग ऑफिसर है वो 194J अप्लाई करता था, और डिफरेंस के ऊपर में पेमेंट पेनल्टी लगा दे रहा था, इंटरेस्ट लगा दे रहा था, और एक डिफॉल्ट केस आ जाता था कि लेस रिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो ये बहुत सारे केस पेंडिंग थे। देखिए मैं इसको डील करता हूं। देखिए क्या लिखा है,
Section 194J, Section 194J of the Act provides that any person not being an individual or HUF who is responsible for paying to a resident any sum by way of fees or services, technical services जो भी आपका दिया हुआ है, डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 10%। ये आपका 194J को डिफाइन किया है सिंपली। जब वो पार्लियामेंट में मैडम जब बोल रही है तो पहले बोल रही है कि 194J में क्या लिखा है, अब क्या लिखा है। सेक्शन 194C ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू अ रेसिडेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परस्यूएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पर 194C के लिए बोल रही है कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल किसी को इंगेज करते हैं तो क्या होता था बताना तुम, तो क्या होता था कंपनी वाले केस में, इंडिविजुअल वाले केस में 1% था और अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूए वाले केस में 2% था। ये 194C को लेकर यहाँ पर डील कर रही है। आगे देखिए, इट इज नोटिस दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेशन ऑन द इशू ऑफ शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स treating SSC in default, where the SSC deducts tax under section 194C, while the tax officers claim that tax should have been deducted under section 194J of the act। जो मैं आपको कहा था कि जो डिस्प्यूट का केस था और जिस कारण से ये एक्ट में चेंज लाया गया था, यहाँ पर इसको डील किया। देखिए क्या लिखा है, therefore to reduce litigation it is proposed to reduce rate of tax in section 194J in case of fees for technical services other than professional services to 2%। समझ में आया। तो टेक्निकल सर्विस के लेकर जो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है, इसको लेकर डिस्प्यूट हुआ करता था 194C और 194J में, इसको वन अमेंडमेंट सेटल फॉर ऑल, ये सभी को सेटल कर दिया जितने भी डिस्प्यूट थे। और क्या बोला गया, उसके ऊपर जो TDS होगा वो 2% होगा, 10% से काट के। द TDS रेट इन अदर केसेस under section 194J would remain the same at 10%। क्लियर है। दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020। आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया कि ये लॉ क्यों लाया गया था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस, टू रिड्यूस द लिटिगेशन पेंडिंग एट डिफरेंट लेवल्स। जो भी आपका जो लिटिगेशन नहीं हो उसके लिए इस लॉ को अमेंड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होता है, टेक्निकल सर्विस क्या होता है और 28(5)A में क्या क्या सम रेफर्ड है। अभी देखिए, प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होता है, सर्विस इन द नेचर ऑफ लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चुरल, प्रोफेशनल, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग, और जो आपका 44AA में मेंशन है वो सारे के सारे प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर में आ जाएंगे। आइए देखते हैं टेक्निकल क्या होता है। टेक्निकल के अंदर में आता है मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल। अब आइए ये देखते हैं कि 28(5)A में क्या आता है। एनी सम whether received or receivable in cash or kind under an agreement for not carrying out any activity in relation to any business or profession, मतलब ये नॉन कम्पिटिंग फीस हो गया। दूसरा क्या लिखा है, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर और इंफॉर्मेशन और टेक्निक लाइकली टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन फॉर सर्विसेज। तो ये 28(5)A में आ गया, नॉन कम्पिटिंग फीस और नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट। तो जब कभी भी मैं किसी को भी मैं पे करूंगा रिगार्डिंग दिस मैटर, जो नॉट कैरिंग आउट बिजनेस, नॉन कम्पिटिंग फीस पे करूंगा और नॉट शेयरिंग नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट फीस पे करूंगा, तो उसके लिए जो मुझे काटना पड़ेगा वो 194J में मुझे TDS काटना पड़ेगा और वो रेट होगा 10%। प्रोफेशनल के लिए 10%, समझ गए आप लोग। और ये जो 28(5) के लिए 10%, टेक्निकल के लिए अमेंडमेंट आया था और टेक्निकल के लिए इट बिकम द 2% फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट 2020। अब देखते हैं रॉयल्टी।
अब देखते हैं रॉयल्टी, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक रॉयल्टी। ये मैं कंट्रोवर्शियल क्यों बोल रहा हूँ, इसको लेकर मैं डिटेल में आपको आगे बोलता हूँ। अब रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया है कि रॉयल्टी मतलब क्या होता है। रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन बट एक्सक्लूडिंग, क्या लिखा है, रॉयल्टी मतलब कंसिडरेशन होता है किस चीज के लिए वो आपको बोला गया है, लेकिन इसमें क्या नहीं आएंगे, इसमें एक्सक्लूडिंग क्या है, जो चार्जेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन वो आपका एक्सक्लूडिंग है। इसके अलावा जो रॉयल्टी मिल रहा है वो चार्जेबल होगा। अब रॉयल्टी किस चीज का, देखिए, फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इंक्लूडिंग द ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट, फार्मूला, प्रोसेस, जो भी आप ये सब ट्रांसफर करते हो उसके लिए जो पैसा मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, ये उसके लिए जो पैसा मिलेगा उसे हम रॉयल्टी करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, द इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द वर्किंग ऑफ और यूज ऑफ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, ठीक है, जो किस तरीके से पैटर्न का, फार्मूला का, इसका इस्तेमाल करना है उसके लिए आप जो इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हो वो भी एक वन टाइप ऑफ रॉयल्टी हो गया। तो यूज ऑफ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट, फार्मूला और प्रोसेस और ट्रेडमार्क, ये भी आपका रॉयल्टी हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, द इम्पार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टेक्निकल इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल, ये भी इसके रॉयल्टी के अंदर में आ जाएंगे। समझ गए आप लोग रॉयल्टी मतलब क्या होता है, जो नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, इसको किस तरीके से शेयर करना है, कैसे इसका इंफॉर्मेशन हो, कैसे इसको यूज करना है, वो सारे के सारे रॉयल्टी के अंदर में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, द यूज और राइट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट बट नॉट इंक्लूडिंग द अमाउंट्स रेफर्ड इन सेक्शन 44BB। 44BB के अंदर में जो नहीं आता है किस तरीके से साइंटिफिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, वो सारे के सारे रॉयल्टी के अंदर में आ जाएंगे। द ट्रांसफर ऑल और एनी राइट्स इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपीराइट, तो ये सभी के सारे जो कॉपीराइट आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, ये सारे के सारे रॉयल्टी में आ जाएंगे। उसका यूज करने के लिए जो आप पैसा पे करते हो वो रॉयल्टी में आ जाएगा। द रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज इन कनेक्शन टू 1244, जो भी आपका इसके इस जो कॉपीराइट इन मॉडल, डिजाइन, पेटेंट, सीक्रेट, फार्मूला, इस सब के लिए जो भी आप एक्टिविटी, जो एक्सेसरी एक्टिविटी जो आप करते हो, जो भी आप सर्विस उसको सपोर्ट कर रहे हो, वो भी रॉयल्टी के अंदर में आ जाएगा। अब देखिए चेंज क्या हुआ था, फिनेंस एक्ट 12 में एक चेंज किया गया था। क्या चेंज किया गया था, देखिए मैं इसको रीड करता हूँ। फिनेंस एक्ट 12 में क्या चेंज किया था, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स एक्सप्रेशन फोर लाया गया था। जब कहीं भी एक्सप्रेशन आता है तो एक्सप्रेशन मतलब हो गया फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द एक्ट, जब से वो एक्ट बना है तब से वो एप्लीकेबल हो जाता है। For the removal of doubts, it is hereby clarified that the transfer of all or any rights in respect of any rights, property or information includes and has always included transfer of all or any rights for use of right to use of a computer software। अब देखिए फिनेंस एक्ट 12 में क्या लाया गया था, फिनेंस एक्ट 12 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ऐड कर दिया गया था। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज होता है, जो लाइसेंस होता है, वो जो आप ट्रांसफर करते हो, मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कवर्ड अंडर रॉयल्टी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कवर्ड अंडर रॉयल्टी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका क्या इंप्लीकेशन हुआ, इस अमेंडमेंट को लाने के बाद क्या इंप्लीकेशन हुआ, देखिए अब क्या हुआ, सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला सॉफ्टवेयर के ऊपर में। मैंने क्या कहा, सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ रॉयल्टी, सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ रॉयल्टी। तो क्या बोला गया, जैसे ही सॉफ्टवेयर आपका पार्ट ऑफ रॉयल्टी हो गया, तब देखिए क्या हुआ था, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय नोटिफाइज दैट नो टीडीएस ऑन फॉलोइंग स्पेसिफाइड पेमेंट अंडर सेक्शन 194J ऑफ द एक्ट। क्या किया गया, जो सॉफ्टवेयर के ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होगा, जब मान लो कोई एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर किसी एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर किसी अदर कंपनी से एक्वायर किया और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन वो सॉफ्टवेयर किसी अदर को ट्रांसफर कर दिया। यदि बिना किसी मॉडिफिकेशन के सॉफ्टवेयर ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर फिर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पहला बंदा जब बाई किया था तो उसके ऊपर टीडीएस ऑलरेडी काट लिया गया था। देखिए क्या लिखा है, payment by person herein referred to as a transferee for acquisition of software from another person being a resident transferor where the software is acquired in subsequent transfer without any modification by the transferor।
मैंने क्या कहा था, सॉफ्टवेयर जो एक्वायर्ड किया है, जिससे एक्वायर्ड किया है उससे बिना मॉडिफिकेशन कर ये किया है, और जो आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है वो जिससे एक्वायर्ड किया था उसके ऊपर टैक्स टीडीएस उसने काट लिया था, एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन दिस सॉफ्टवेयर, और उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि टैक्स काट लिया गया था, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J और 195 और नॉन रेसिडेंट वाले केस में, एंड द ट्रांसफरी ऑब्टेन्स अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द ट्रांसफरर दैट द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। अब ये थोड़ा सा आपके लिए क्लमजी हो गया, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपके सामने क्लियरली आपको बोलता हूं, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, अब एग्जांपल देखिए क्या है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने क्या किया था, एक सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया था। किससे किया था? माइक्रोसॉफ्ट यूएसए से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया था। तो क्या करेगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, क्या करेगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, जब माइक्रोसॉफ्ट यूएसए को पेमेंट देगा तो उसके ऊपर वो टीडीएस काट लेगा सेक्शन 195 में, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी है, नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है, तो वो 195 में टीडीएस काट लेगा, और उसके साथ ही क्या करेगा, या फिर जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जो भी रेट बेनिफिशियल होगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के लिए, उस रेट से वो टीडीएस काट के माइक्रोसॉफ्ट यूएसए को पे करेगा। अभी देखिए क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने वो सॉफ्टवेयर सेल किया टीसीएस को, वो सॉफ्टवेयर सेल किया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, सॉफ्टवेयर सेल किया, और जब वो सॉफ्टवेयर सेल किया तो उसने एक डिक्लेरेशन दिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एक डिक्लेरेशन दिया। क्या दिया डिक्लेरेशन? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैज नॉट मेड एनी मॉडिफिकेशन, जो उसने यूएसए से जो उसने सॉफ्टवेयर लाया था उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, मान के चलो कि उसने उसी सॉफ्टवेयर को सेल किया है। तो Microsoft India has not made any modification in the software, and Microsoft India has given declaration that TDS under section 195 has been paid when payment made to the Microsoft USA। अब Microsoft USA ने क्या किया, एक डिक्लेरेशन दे दिया कि TDS काट के मैंने पे कर दिया। उस केस में क्या होगा, अब इस केस में बताओ क्या होगा, जब TCS जब Microsoft इंडिया को पे करेगा तो उसके ऊपर TDS नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पर एक से अधिक बार टीडीएस कैसे काटोगे, इसीलिए उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। देखिए टीसीएस इज नॉट, टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू द माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो आप लोग को समझ में आ गया। सपोज करो रिलायंस कंपनी एक सॉफ्टवेयर बाई करता है माइक्रोसॉफ्ट यूएसए से, तो क्या होगा, रिलायंस कंपनी को पे करना पड़ेगा 195 में, उसको पे करना पड़ेगा। यदि रिलायंस कंपनी बाई करता है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से, और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एक डिक्लेरेशन दे दिया कि इसके ऊपर टीडीएस काट लिया गया है, और इसमें उसने जो फॉरेन कंपनी से मंगाया था या उसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। अब मान के चलो सेम प्रोडक्ट विदाउट मॉडिफिकेशन यदि फर्दर सेल होता है तो क्या होगा, उसके ऊपर में टीडीएस 194J में नहीं काटा जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक सो। अभी देखिए ये जो अमेंडमेंट आया था फिनेंस एक्ट में, इसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, इसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, देखिए इसको मैं डील करता हूं। आफ्टर द अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट 2012 रॉयल्टी इंक्लूड्स पेमेंट फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब क्या हो गया था, अमाउंट पेड फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत बड़ा चेंज है। अब मान के चलो कि बिकम लेवल के जितने भी बुक्स है मार्केट में, सभी में ये मिस्टेक दिया हुआ है। एवरीवन इज टेलिंग जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका एसेट्स होता है, और उसके ऊपर में कंप्यूटर के हिसाब से 40% का डिप्रिसिएशन एलिजिबल है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब देखिए मैं आपको बोल रहा, अमाउंट पेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37(1) एंड शैल नॉट बी एडेड टू ब्लॉक अप एसेट्स ऑफ कंप्यूटर, शैल नॉट बी एडेड टू ब्लॉक अप एसेट्स ऑफ कंप्यूटर एज पर इनकम टैक्स रूल। अब देखिए इनकम टैक्स रूल क्या बोलता है, 1964 प्रोवाइड्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शैल बी इंक्लूडेड इन ब्लॉक ऑफ एसेट्स एंड एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40%। अभी देखिए एक्ट बोल रहा है कि ये एक्सपेंडिचर है, और रूल बोल रहा है कि ये आपका कंप्यूटर का पार्ट है, और इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा। अब बताइए कौन जब कहीं भी ऐसा कुछ होता है कि आपस में कॉन्ट्राडिक्ट रहता है तो हुई सुपीरियर, एक्ट इज सुपीरियर। अभी देखिए इनकम टैक्स रूल कैन नॉट ओवरराइड इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स रूल कभी भी इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड नहीं करता। मैं जब सीए इंटर के बच्चे को आईसीआई में जब रीड क्लास कराता हूं तो ऐसा होता है कि कोई बच्चे पूछते हैं कि सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर कितना डिप्रेशन हम लोग लेंगे।
तो ऐसा है कि ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके रूल में दिया हुआ है, तो बहुत सारे जो पुराने बुक सब हैं सब में उसी को कंटिन्यू करते हुए जा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एज पर माई परसेप्शन, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन एक्सपेंडिचर एंड इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज एंड नो डिप्रिसिएशन इज एलिजिबल ऑन दिस। आइए देखते हैं आगे। अभी देखिए कुछ एक नोटिफिकेशन थे, नोटिफिकेशन नंबर 88/2008, CBDT notifies that the service rendered by the following persons in relation to sports activities are professional services। CBDT ने क्या कहा, ये सभी जो सर्विसेज हैं वो प्रोफेशनल सर्विस के अंदर में आते हैं, और जब कहीं भी मैं इनको पेमेंट करूंगा तो 194J एप्लीकेबल। क्या क्या था बताइए? स्पोर्ट्स पर्सन, अंपायर एंड रेफरीज, जो खिलाड़ी होते हैं उसको पे किया जाएगा, उसके ऊपर 194J काटा जाएगा। जो अंपायर होते हैं 194J काटा जाएगा। कोचेज एंड ट्रेनर्स, फिजिशियन, फिजियोथेरापिस्ट, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर्स, एंकर, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, ये सारे के सारे प्रोफेशनल सर्विस के अंदर में आ गए बाय द नोटिफिकेशन नंबर 88/2008। अब क्या किया सीबीडीटी ने? कुछ क्लैरिफाई किया। क्या क्या किया देखिए, नो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस पेड बाय नॉन रेसिडेंट टू द चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर, एडवोकेट और सोलिसिटर इन इंडिया। जब कहीं भी नॉन रेसिडेंट इंडियन सीए को पे करता है, जो रेसिडेंट है तो उसके ऊपर में आपका वो टीडीएस नहीं काटेगा। जब कहीं भी नॉन रेसिडेंट पे करेगा सीए को, लॉयर को, एडवोकेट को, तो उसके ऊपर में टीडीएस नहीं काटेगा। ओनली पेमेंट फॉर सर्विसेज व्हिच आर, अब देखिए अब यहाँ पर बहुत अच्छा ये दिया गया है कि टेक्निकल सर्विस क्या होता है। देखिए अब क्या बोला गया, देखिए ओनली पेमेंट फॉर सर्विसेज व्हिच आर स्पेशलाइज्ड, एक्सक्लूसिव एंड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर और कंज्यूमर हु मे अप्रोच सर्विस प्रोवाइडर फॉर सच सर्विसेज वुड कम विद इन द एम्बिट ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू अट्रैक्ट सेक्शन 194J। के लिए इतना ही, क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया बट ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक था और कहीं पर भी इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है। आई होप कि मेरे स्टूडेंट को, मेरे सीए फाइनल के बच्चे को, मेरे व्यूअर को, टैक्स प्रैक्टिशनर को जो मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, किसी को भी इस पॉइंट पर कोई इस 194J को लेकर इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं होगा और कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।